हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने 3 अध्याय एनसीईआरटी की 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए। आप जानते हैं कि ये आपका एनसीईआरटी का पूरा सार है, 6 to 12 तक का पूरा है, ये इसमें पूरा का पूरा आपका सार है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ज्योग्राफी की क्लास है, इसके सीक्वेंस से हम अपना करेंगे कंप्लीट। सबसे पहले ज्योग्राफी हमने विश्व की जो है लिया है, ठीक है ना, विश्व भूगोल लिया है। विश्व भूगोल के बाद हम अपना भारत का भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री पे चलेंगे, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी की क्लास में हमने 3 अध्याय कर लिए। जिन्होंने अभी पिछला क्लास नहीं देखा है, आप जाकर पिछली क्लास देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। बहुत ही बाकायदे से मैंने समझाने की कोशिश किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। और इसकी जो पीडीएफ है आप उसके लिए चिंतित ना हुएं। आपको ये पीडीएफ आपको डेली टेलीग्राम पे मिल जाती है। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 8 बजे आपको डेली 8 बजे AM पे, ठीक है ना, करंट अफेयर की क्लास चलती है, आप वो जाकर देख सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के प्रश्न आपको हर जगह मिलते हैं, आपके एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनते हैं। और हम जानते हैं एनसीईआरटी को अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा हम सार को ही कंप्लीट करेंगे। तो पसंद आएगी क्लास को तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज का जो टॉपिक है हमारा 4था अध्याय है, और 4थे अध्याय का जो टॉपिक है भू आकृति। अब देखिए, भू आकृति विज्ञान में आपका हम भू आकृति भी पढ़ेंगे। भू आकृति के साथ साथ आपकी पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पठार हो, पहाड़ हो, नदी हो, आपका महासागर हो, सब कुछ आपका इसी में आ जाता है। जितनी भी घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर, सारे की सारी इसी टॉपिक में आ जाएगा। तो ये टॉपिक आपका मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपका लगभग चलने वाला है 1 हफ्ते तक, ठीक है ना। यानी आपका 5 से 6 क्लास इसमें रहने वाली है। तो 30 मिनट की क्लास रहने वाली है डेली की, और इन्हीं 30 मिनट में आपको जितना करना है वो करेंगे हम कंप्लीट, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा हम करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, और मेरा मकसद आपको बोर करना नहीं है, बल्कि इंटरेस्टिंग के साथ कम टाइम में ही अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। और हमारा जो भू आकृति है, भू आकृति में हमारा जो टॉपिक है पहला आपका है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक है ना, कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। सबसे पहले जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भित क्रियाओं, ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के प्रभाव को जानना अति आवश्यक है, ठीक है। अब इसका स्रोत देखिए। भूगर्भ की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं कि आप उसके बारे में जान सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी जानकारी अनुमानों पर आधारित है, ठीक है, अनुमानों पर आधारित है, तथा इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थों के विश्लेषण पर आधारित है। तो पदार्थ और जो है प्रक्षेपण से हम जो है आपका प्रत्यक्ष प्रेक्षणों से हम ये जानकारी रखते हैं। तो अनुमानों पे है, ये पूरा पूरा आपका अनुमानों पे है। इस प्रकार पृथ्वी के भूगर्भ के जानकारी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्राप्त होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में क्या है आप ये जानेंगे। पृथ्वी पर सरलता से उपलब्ध जो होते हैं, जैसे कि ठोस पदार्थ, धरातलीय चट्टानें हैं, ठीक है ना, जो पृथ्वी पर सरलता से प्राप्त होते हैं। तो पृथ्वी पर सरलता से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं। कौन सी? धरातलीय चट्टानें, अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप? धरातलीय चट्टान। वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, व समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, जिसे आप इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एवं अन्य गहरी खुदाई परियोजना से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई।
ठीक है ना। तो ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के द्वारा ये सब पता चला आपका, चाहे वो गहरे समुद्र में हो, चाहे आपका समन्वित महासागरीय में हो, चाहे अन्य गहराई खुदाई में हो, ठीक है ना। विश्व में सबसे गहरा प्रभेदन जो ड्रिल है, ठीक है, प्रभेदन मतलब क्या होता है, ड्रिल होता है। तो विश्व में सबसे गहरा जो प्रभेदन है वो आर्कटिक महासागर में है, कोल आर्कटिक सागर क्षेत्र, ठीक है ना। तो कोल आर्कटिक सागर क्षेत्र है, तो इसमें क्या है 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है, इसमें ड्रिल किया गया है, जिसमें आर्कटिक महासागर में, जिसे आप आर्कटिक सागर क्षेत्र या फिर कोल कहते हैं। तो ये 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ज्वालामुखी उद्गार, जिसे आप वोल्केनो कहते हैं, ठीक है ना। तो जो ज्वालामुखी उद्गार है प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है, ठीक है ना, एक स्रोत है प्रत्यक्ष जानकारी का। ज्वालामुखी से भी पता चलता है आपका कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी होगी। जब कभी भी लावा ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी के धरातल पर आता है तब यह अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। ओके, अब प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान, जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का, उसका तापमान, दबाव और विभिन्न तरंगों का जो घनत्व होता है, भूकंपीय तरंगों का आचरण तथा उल्काओं से मिले प्रमाण प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत है। इन पदार्थों के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला है आपका ज्वालामुखी विस्फोटों और गर्म जल के झरनों से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान क्या है, अधिक है। तो ये सभी चीज़ें आपकी ज्वालामुखी और झरनों से सिद्ध होता है, ठीक है ना, कि उसका तापमान क्या है, अधिक है पृथ्वी के। कैसे वो जानेंगे हम आगे चल के, जब ज्वालामुखी आप पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम समझेंगे। धरातल के नीचे जाने से तापमान में, जब हम धरातल के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे आप पृथ्वी के गहराई में जाते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी की गहराई में जैसे जैसे आप जाते हैं, तो ये जानते हैं आप 3 भागों में पृथ्वी को बांटा गया है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं वैसे वैसे जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ना, वो तापमान उसका बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो तापमान के बढ़ने से पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई पर स्थिर, ठीक है ना, इससे चट्टानों को तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण वे ठोस रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर तापमान में वृद्धि के कारण क्रमशः आंतरिक शक्तियाँ, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखंडन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये रीज़न है इसका। दूसरा है आपका पॉइंट, आपका पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊपरी शैल संस्तरों के भार जो है, भार स्वरूप अत्यधिक दबाव पड़ता है और यह दबाव गहराई के अनुसार बढ़ता जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी के धरातल के विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर अधिक और भू मध्य रेखा पर कम होता है। तो मैंने बताया था जब हम ग्लोब पढ़ रहे थे, तो ये आपका 0 डिग्री देशांत आपका भूमध्य रेखा है और ये आपका ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे जैसे आप ध्रुवों पर जाते हैं तो आपका जो तापमान है ना, जब भूमध्य से यानी जब भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो तापमान है पृथ्वी की, वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, जो तापमान है वो अधिक होता है, ठीक है ना। यानी आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ठीक है ना। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता रहता है। पृथ्वी के अंदर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति, ग्रेविटी एनोमैली कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है, ठीक है ना। जो भू आकृति है, तो जो ये जो गुरुत्व है, गुरुत्व विसंगति, ये क्या करता है, भूपर्पटी में जो पदार्थ पाए जाते हैं तो पदार्थ के द्रव्यमान के जो वितरण है ना, उनकी जानकारी देता है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ की जानकारी देते हैं। अब आपका आता है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है ना। आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। पृथ्वी की संरचना की बात करें तो पृथ्वी की सकेंद्रीय परतों से बनी होती हैं, अतः इसकी संरचना को 3 परतों में बांटा गया है। भूपर्पटी यानी जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, मैग्मा, ठीक है, मैग्मा यानी आपका सीमा हो जाता है आपका, ठीक है ना, जिसे आप मेंटल कहते हैं, सीमा यानी जिसे आप मेंटल कहते हैं, ठीक है। और फिर आपका लास्ट में आता है क्रोड।
अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगी, बाकी आगे चल के तो हम देखेंगे ही। ये आपका पृथ्वी का एक टुकड़ा है, ठीक है ना। ये तीन भागों में बट गया। ऊपरी जो सतह है ये आपका क्या है, क्रस्ट हो जाता है। ये क्या है आपका, क्रस्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका बीच का, मेंटल है, ठीक है, मेंटल है। और ये आपका आ जाता है क्रोड। तो ये तीन भागों में बटा हुआ है। ओके, अब देखेंगे सबसे पहले तो ऊपरी सतह को, यानी जो भूपर्पटी या क्रस्ट है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। मैंने अभी बताया डायग्राम में, यह सबसे पतली परत होती है। यह ठोस और बहुत भंगुर भाग होती है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती हैं। तो इनका अलग अलग होता है, महाद्वीपों में अलग होता है और महासागरों में इनकी जो भूपर्पटी की जो मोटाई है तो ये वहाँ पे अलग होता है। महासागरों के नीचे इसकी जो औसत मोटाई है 5 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। और महाद्वीपों के नीचे इसका जो मोटाई है 30 किलोमीटर होती है। यानी सबसे कम कहाँ पे होता है पृथ्वी की जो, यानी भूपर्पटी की जो मोटाई सबसे कम कहाँ पे होता है, तो ये सबसे कम आपका होता है कहाँ पर, महासागर में। और सबसे ज़्यादा जो है महाद्वीपों पर होता है, ठीक है ना, 30 किलोमीटर तक। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर होती है, अर्थात मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में मोटाई अधिक पाई जाती है। तो आपसे अब ऑप्शन में देता है तो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर पाया जाता है, पर्वतीय श्रेणियों में, ठीक है ना। पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में मोटाई अधिक पाई जाती है भूपर्पटी की, 70 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर पे आता है महाद्वीप। देन उसके बाद आपका आता है मोटाई किसकी, महासागर की। अगला है आपका महाद्वीपीय भूपर्पटी की अधिक मोटाई होते हुए महासागरीय भूपर्पटी की अपेक्षा कम सघन होती है, ठीक है ना। तो जो महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई है वो कम सघन होती है, किसके अकॉर्डिंग, महासागरीय भूपर्पटी की अकॉर्डिंग, क्योंकि यह हल्की और भारी शैलों के मिश्रण से बनी होती है। किसकी, महासागरीय भूपर्पटी। महासागरीय भूपर्पटी का जो निर्माण है अधिकांश जो है सघन शैलों जैसे बेसाल्ट से हुआ है, इसलिए ये शैलें महाद्वीपीय शैलों की अपेक्षा निचले स्तर पर स्थिर होती हैं। तो ये बेसाल्ट शैलों से निर्मित होती हैं। भूपर्पटी में जो शैलें पाई जाती हैं उनमें सिलिका और एल्यूमिनियम होती हैं। तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या पाया जाता है, भूपर्पटी में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, मात्रा क्या है, तो ये आपका किसकी मात्रा है, सिलिका और एल्यूमिनियम की, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है, अतः इसे सियाल भी कहते हैं, ठीक है ना, सियाल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग ही पर्पटी के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं मेटल की, यानी मेंटल की। तो मेंटल आपका भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का जो मेंटल भाग है उसे मेंटल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये ऊपरी भाग आपका क्रस्ट था, ठीक है ना, जिसे आप भूपर्पटी कहते हैं। बीच का जो भाग है ये मेंटल है, तो इसी की तो बात हो रही है। तो ये इसके नीचे आएगा ना, क्रस्ट के नीचे वाला भाग होगा, ठीक है ना। तो भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग जो है वो मेंटल कहलाता है। यह मोह अंशांत तय, ठीक है, मोह अशांत तय यानी आपका डिसकॉन्टिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोह अशांतता से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। डिसकॉन्टिन्यूटी से शुरुआत होती है। मेंटल के दो भाग होते हैं, तो मेंटल को दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक सिलिकेट परत या सीमा कहते हैं, जिसके पदार्थों में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना। और दूसरी है आपका धातुओं और सिलिकेट के मिश्रण से बना होता है, परिवर्तित क्षेत्र होता है। तो मेटल को भी दो भागों में बांटा गया है, मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है। फिर आपका इसमें आपका आता है सिलिका आ जाता है, ठीक है ना, सिलिका आ जाता है। और आपका आ जाता है यानी आपका सिलिका और मैग्नीशियम होता है, जो कि आप जो है ये आंतरिक सिलिकेट परत या सीमा होता है। तो सिलिका और मैग्नीशियम को ही हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, ठीक है ना। यानी सी से हो जाएगा सिलिका, म से हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है ना। ये होता है आपका, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। धातुओं और आपका ये है सिलिकेट के मिश्रण से परिवर्तित, ये दूसरा आपका है, ठीक है ना। धातु और सिलिकेट के मिश्रण से बनता है दूसरा। बात करें अगला पॉइंट है, तो आपका अगला पॉइंट है
मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल, ठीक है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है। जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं, ठीक है ना। स्थेनो आपका स्थेनो शब्द का अर्थ है दुर्बलता से, ठीक है ना। तो स्थेनो शब्द दुर्बलता से संबंधित है, ठीक है ना। स्थेनो स्फेयर, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल को स्थेनोस्फेयर कहते हैं। और स्थेनोस्फेयर का जो अर्थ होता है ये होता है दुर्बल। इसका विस्तार के कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार कम से कम आपका बात करें तो ये 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत क्या है, मेंटल है, ठीक है ना। तो मेंटल से ही निकलता है लावा। भूपर्पटी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। तो जो भूपर्पटी है, ठीक है ना, ये क्या है आपका भूपर्पटी है, और फिर इसके नीचे क्या आता है आपका, ये मेंटल है। तो ये मिलकर ही क्या करते हैं, ठीक है ना, भूपर्पटी और मेंटल मिलकर ही क्या करते हैं, स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे आप लिथोस्फेयर कहते हैं, जिसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसके निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद होता है, जो ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी के आयतन का 84% भाग मेंटल पाया जाता है। तो पृथ्वी के आयतन का अगर पूछे कि कितने परसेंट जो है आपका पृथ्वी के कितने परसेंट जो है आयतन का, पृथ्वी के आयतन का कितने परसेंट मेंटल पाया जाता है, तो 84% पाया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम क्रोड का। क्रोड की बात करें तो क्रोड पृथ्वी की सबसे अंदर की परत होती है जिसे आप क्रोड कहते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी ये क्या है, आपका ऊपरी भूपर्पटी है, ठीक है। ये आपका क्या है, बीच का मेंटल है, ठीक है ना। ये आपका मेंटल है और ये क्या है आपका भूपर्पटी है, ठीक है ना, भूपर्पटी है, ठीक है ना, भूपर्पटी है। और ये लास्ट आपका आता है क्रोड। तो ये सबसे क्या आ जाता है, आंतरिक है कि नहीं, ये सबसे आंतरिक है, ठीक है ना, सबसे आंतरिक है, ओके। तो ऐसे ही इस यही चीज़ आपका ये है, ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पे आप, तो देखिए इसका जो है क्रोड और मेंटल की जो सीमा है, क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, ठीक है ना। क्रोड और मेंटल की जो सीमा है 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। यह धातुओं से बनी होती हैं, इसलिए इसे धात्विक क्रोड भी कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ऊंचे तापमान तथा भारी दबाव के कारण यह गाढ़े तरल और प्लास्टिक अवस्था में होता है। क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, ठीक है। बाह्य क्रोड क्या होता है, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है, लेकिन जो आंतरिक क्रोड होता है वो क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के क्रोड जो है भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल और लोहे के बने होते हैं। जो पृथ्वी का क्रोड है ना, तो वो क्या है, वो निकिल से और लोहे से बनता होता है, तो जिसे आप क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में निफे कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, निफे कहते हैं, ठीक है ना। क्रोड में निकिल तथा लोहे की प्रधानता के कारण ही पृथ्वी में चुंबक शक्ति पाई जाती है। तो निकिल और लोहा पाई जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी में चुंबक शक्ति पाई जाती है। पृथ्वी के आयतन का कितने परसेंट क्रोड है, तो ये 15% क्रोड पाया जाता है। 1% पे आपका भूपर्पटी पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी के आयतन का जो भूपर्पटी है वो 1% पाया जाता है। मेंटल जो है वो आपका 84% पाया जाता है, और जो क्रोड है आपका ये 15% पाया जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई कितनी है, तो ये 6371 किलोमीटर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये चित्र जो कि मैं अभी तक बनाकर आपको दिखा रही थी, ये आप अच्छे से डायग्राम को समझ लेंगे, ठीक है ना। अच्छे से इस डायग्राम को आप समझ लेंगे ये चीज़, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक हिस्सा है पृथ्वी की, पूरी एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, ठीक है ना। ये ऊपरी भाग क्या है, ये क्या है आपका, ये ऊपरी भाग आपका क्रस्ट, ये भूपर्पटी या फिर जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, तो ऊपरी परत है। और ये आपका आता है कोनाड असंबद्धता, फिर ये निचली भूपर्पटी आ जाती है, ठीक है ना। मोहरोविक असंबद्धता जिसे आप अभी पढ़ रहे थे, ये ऊपरी मेटल है। मेटल को क्योंकि 2 भागों में बांटा गया है तो ऊपरी मेटल हो गया। और मेटल, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच में रैप्टी असंबद्धता आता है। और निचला जो है इसके बाद निचला मेटल, फिर आपका गुटेनबर्ग ये लाइन आती है, ये पूछता है आपसे, ठीक है ना। ये लाइनें आपसे पूछती हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना।
ये ध्यान में रखेंगे। बाह्य क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में कौन सी लाइन आती है, तो ये आपका लयमान असंबद्धता हो जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर से लेके आपका पूरा का पूरा क्रोड तक ये कितना है, पूरा का पूरा ये कितना है, 6371 किलोमीटर है। बाकी ये सारी रेंज है, आप देख सकते हैं। ये डेंसिटी है पृथ्वी की ऊपरी, ठीक है ना। तो ये जो है आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं इसकी PDF आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, टेलीग्राम की लिंक आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कल हम अपना शुरू करेंगे जो है भूकंप पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आप भूकंप के बाद हम पढ़ेंगे अपना, ठीक है ना, भूकंप खत्म हो जाता है तो हम उसके बाद पढ़ेंगे अपना ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो ये आप आज का हमारा क्लास था, ठीक है ना। आई होप क्लास आपको पसंद आई हो। क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अपने साथियों को भी चैनल से जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसकी PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिए। उसकी सभी की जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये जो क्लास है NCERT की 6 to 12 तक की है। और आप जानते हैं पूरा का पूरा सार है, और NCERT आपका हर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।